स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आई अग्री, आई अग्री, आई अग्री, फर्क है। वो वाला आई अग्री नहीं है। आई अग्री, आई एक्सेप्ट, वो अलग चीज है जो आप सोच रहे हो। ये है आई अग्री प्रेस करने वाला। आई अग्री, डन, खत्म। तो कभी ना कभी आपने जरूर आई अग्री पे क्लिक करा होगा, जहां पे वो ग्रीन टीका आया होगा, फिर आपने ओके या यस या डन करके आगे बढ़ गए हो, क्योंकि हमें कोई ऐप डाउनलोड करनी है, क्योंकि हमें कोई अपडेट करना है। और किसके पास टाइम है कि बैठ के वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े, स्क्रॉल करते 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 खत्म हो जाएगी चीज। टाइम है? नहीं है। सो हम मानते हैं कि आप क्या कह रहे हो, ऑटोमेटिक मान गए। बताइए आगे। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो चीज जरूरी है वो है डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब उसको लेके कितनी चर्चा हो चुकी है आज तक, उस पर चर्चा करेंगे हम आज इस एडिशन में, जिसको हम कहते हैं अपनी EPW सीरीज, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली सीरीज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ये स्पेशल सीरीज जो हर संडे को करते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं शॉर्टलिस्ट करता हूं और आपको पढ़ाऊंगा। ये जितनी भी PDFs है ये आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, जिसका नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम हैंडल। अदर देन दिस, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ट्विटर और इंस्टा पे आप हमें जरूर फॉलो करें, बहुत बढ़िया कंटेंट है, बड़ी मेहनत से हम कंटेंट बना के इसके लिए डालते हैं। यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन ईच ऑफ दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। और टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करें, ये PDFs आपको यहां मिलेंगी, इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स आपको यहां मिलेंगे, काफी वैल्यू एडेड कंटेंट मिलेगा। 2024 के एस्पिरेंट्स, आपके लिए ये न्यूज है कि हम लेकर आए हैं GS फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट होने वाला है 20 जनवरी से सुबह 8 बजे। भारत के टॉप फैकल्टीज आप सभी को जनरल स्टडीज कंप्लीट, एंड आई रिपीट कंप्लीट GS, कंप्लीट प्रीलिम्स और कंप्लीट मेंस का सिलेबस कवर करवाएंगे। और ये सारा का सारा सिलेबस जो है आपको लाइव टीचिंग के द्वारा 1000 घंटों में कवर करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, और तैयारी के साथ साथ एग्जामिनेशन तक आपको मेंटरशिप सेशंस भी अवेलेबल है। बाकी बचा टेस्ट सीरीज जो हम लोग करवाते हैं, फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स के हो गए, और उसके साथ साथ आपको मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मिलती है। ये सारी चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी IQ पे है। अगर आप हमारा कोड यूज करें, माय कोड इज सांघी लाइव, और सांघी लाइव कोड यूज करने पे आपको ये GS फाउंडेशन बैच मिलेगा 19,000 रुपए में, 19,000। You don't have to go anywhere else. ये one stop shop है, and we have you covered from every single place, from every single angle. मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस बैच को। तो ये बैच 20 जनवरी से शुरू होने वाला है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ सीखते रहे, पढ़ते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इस चीज से, और स्माइल करते रहे। तो EPW की जो सीरीज है, इसमें कई सारे आर्टिकल्स आज थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और वो आर्टिकल्स में से 2 आर्टिकल्स हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड में जो पहला आर्टिकल है वो है डेटा प्रोटेक्शन बिल पे। डेटा प्रोटेक्शन की बात तो बहुत अरसे से हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा प्रोटेक्शन सिंस मेनी इयर्स, और अब तो उसे राइट टू लाइफ का पार्ट मान लिया गया है। राइट टू प्रिवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट का पुट्टू स्वामी जजमेंट ने राइट टू प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट की तरह इंटरप्रेट किया है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाले सत्र में, बजट सेशन में इंट्रोड्यूस होने वाला है पार्लियामेंट में। दिस इज अबाउट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। तो इसका इंट्रोडक्शन जो पार्लियामेंट में होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए हम इसको प्रॉपर एनालिसिस इसका करेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन बिल की क्या जरूरत है और कहां पे हम लैक कर रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, दिस इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, DP बिल, ये इंट्रोड्यूस होने वाला है बजट सेशन 2023 में। इन द बजट सेशन 2023 दिस बिल इज
about to be introduced. तो सबसे पहले ये जानते हैं what is the need to introduce data protection bill. डेटा प्रोटेक्शन बिल जैसी चीज की क्या जरूरत है? देखिए, सो व्हेन वी टॉक अबाउट नीड, जब हम नीड की बात करते हैं, जरूरत की बात करते हैं, क्या चीज है भाई? क्यों हमारा डेटा, आपका डेटा प्रोटेक्ट क्यों होना चाहिए? वाई शुड इट बी प्रोटेक्टेड? ये सारी की सारी चीजें जानेंगे एज अ पार्ट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन के हार्म्स क्या है, what is the harm that is done due to data protection. तो यदि हमारा डेटा प्रोटेक्टेड ना हो तो वो हमें नुकसान दे सकता है, नुकसानदायक हो सकता है. इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस. हाउ? क्योंकि हमारा डेटा मिसयूज करा जा सकता है, किसी भी पर्पस के लिए मिसयूज करा जा सकता है. जहां पर आपका डेटा नहीं पहुंचना चाहिए, आपका प्राइवेट डेटा, आपका फोन नंबर, आपकी जो और डिटेल्स है, बर्थ डेट, जेंडर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीजें कॉम्प्रोमाइज होना और किस तरीके से ये हमें नुकसान दे सकती हैं, ये हम नहीं जानते. दिस इज समथिंग दैट वी डू नॉट नो. तो इस चीज को लेकर यह बताया जाता है दैट क्योंकि डेटा लीकेज या डेटा कॉम्प्रोमाइज होना हार्मफुल है, इस वजह से इसको एक्सक्लूड करना जरूरी है, या ये एक्सक्लूजन में रिजल्ट करता है. इट रिजल्ट्स इनटू एक्सक्लूजन. वी कैनॉट लेट आवरसेल्व्स गेट हार्म्ड. ये पहली चीज है. दूसरी जरूरत यह है कि हमारे पास एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है. वी डोंट हैव अ प्रॉपर लॉ टू प्रोटेक्ट द डेटा. अब देखिए, इसमें कुछ लोग आर्ग्यू ये करेंगे कि डेटा लॉ तो है हमारे पास, लॉ है आईटी एक्ट के रूप में. तो आईटी एक्ट के रूप में लॉ है, ये बात बिल्कुल सच है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि आईटी एक्ट के रूप में हमारे पास लॉ है, लेकिन वो बहुत फ्रैगमेंटेड, टूटा हुआ लॉ है, वो बहुत इनकम्प्लीट लॉ है. दैट लॉ इज इनकम्प्लीट, दैट इज फ्रैगमेंटेड. तो उस चीज को किस तरीके से बेटर इंप्लीमेंट करना है, ये जानना बहुत जरूरी है. इट्स हाईली इंपॉर्टेंट टू नो दैट. तो क्योंकि हमारे पास एक कंसोलिडेटेड प्रॉपर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है, इस वजह से इस कानून की हमें जरूरत है. वी नीड दिस लॉ. उसके बाद आता है भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कमिटमेंट्स. वी हैव इंटरनेशनल कमिटमेंट्स. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा कमिटमेंट है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा क्या कमिटमेंट है? हमारा कमिटमेंट है ICCPR को लेकर, जिसमें कई सारी चीजें बताई जाती हैं और वहां पे डेटा प्रिवेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप जानते हैं कुछ देश ऐसे हैं जहां पर डेटा प्रोटेक्शन को लेके या डेटा को लेकर आपके पास राइट टू फॉरगेट है. यू हैव द राइट टू बी फॉरगॉटन. अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करें, यू टेल समवन कि भाई मेरा जितना डेटा है आप किसी भी तरीके से डिलीट करिए, मेरा डेटा कहीं और नहीं जाना चाहिए, आई वॉन्ट टू बी फॉरगॉटन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, तो डिलीट करना पड़ता है. अब ये किस देश में है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा. सो राइट टू बी फॉरगॉटन. तो ऐसे करके लॉज वहां पे इंप्लीमेंटेड है कि अगर आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ या आपको भूला नहीं गया, तो आप यू कैन ब्रिंग देम टू बुक, यू कैन एनफोर्स द लॉ. आप केस कर सकते हो अथॉरिटीज के खिलाफ. तो ये चीज, भारत इसका सिग्नेटरी है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो कन्वेंशंस है, भारत उसका सिग्नेटरी है. तो ऐसे कुछ 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से नीड अराइज होती है डेटा प्रोटेक्शन की. तो इसको थोड़ा डिटेल में अगर जाना जाए तो आपके सामने ये पॉइंट्स प्रस्तुत है, जहां पे बात करते हैं टू प्रिवेंट प्रिवेसी हार्म्स, जो नुकसान हो सकता है इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ डेटा, जो पर्टिकुलर पर्सनल या सेंसिटिव डेटा होता है, इंक्लूडिंग डेटा ब्रीचेस की, मतलब डेटा आपके पास सिक्योर्ड है लेकिन ब्रीच हो गया, किसी ने हैक कर लिया, किसी ने डेटा चुरा लिया. आपने देखा होगा ना कई तरीके से कि डेटा ब्रीच हो जाता है और डेटा जो है हैक हो जाता है, हैकेबल होती है वेबसाइट्स, सरकारी वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं. तो ये सारी चीजें, ये सब नुकसानदायक है. द recent IBM report on cost of a data breach disclosed a loss of nearly 176 million in 21-22 to data breaches by Indian firms, which is 6.6% increase from 21. इतना नुकसान है अगर आपका डेटा ब्रीच होता है, क्योंकि उस डेटा की वैल्यू है. डेटा इज द न्यू ऑयल. 20th सेंचुरी में जो तेल की कीमत थी, जो तेल के देशों की कीमत थी, आज की डेट में वो डेटा की कीमत है. और डेटा कौन है? डेटा आप और हम लोग हैं. वी आर डेटा. इस वजह से जब भी हम गूगल सर्चेस में कुछ डालते हैं या कहीं भी डालते हैं,
तो एक एक चीज इंटरनेट सुनता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसे ट्रैक करता है, उसके हिसाब से हमें एडवर्टाइजमेंट सिखाता है, उसके हिसाब से हमें जो है रिकमेंडेशन दिखाता है। वो आपका पैटर्न स्टडी कर रहा है, वो आपके दिमाग को स्टडी कर रहा है। तो डेटा कौन हुआ? डेटा हम लोग हुए। वी आर द प्रोडक्ट। आप और हम प्रोडक्ट हैं। गूगल सर्च करा तो हम प्रोडक्ट हैं। ये मत समझिए गूगल फ्री में दिखा रहा है, वो उसके बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, रीपर्पस करता है चीजों को। तो वी आर द प्रोडक्ट। फॉलोड बाय दैट, जो नीड है वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास पूरा फ्रैगमेंटेड सिस्टम है। जैसे मैंने बताया, आईटी एक्ट 2000 एंड रिलेवेंट रूल्स फॉर्मुलेटेड अंडर द एक्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, ये दो लॉज हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसकी तरफ ये काम हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो रेमेडीज एंड प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स जो है यहां पर इंप्लीमेंट किए गए हैं। उसके बाद जो है हमें यह देखना है कि हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी लेकर आते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशंस में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि आता है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR, ये मैंडेटरी करता है मेंबर स्टेट्स के लिए टू टेक स्टेप्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ सच राइट एंड इंश्योर प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरफेरेंस बाय प्राइवेट पार्टीज, कि किसी भी तरह का कोई भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए किसी की आपकी पर्सनल लाइफ में। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रिपेयर्डनेस टू मीट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, क्योंकि हम इनके सिग्नेटरीज हैं तो हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टैंडर्ड्स को जो है इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इनएविटेबल फॉर इंडिया टू डेवलप अ रोबस्ट एंड टाइमलेस रेगुलेशन दैट हैज द एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस फॉर व्हाटएवर वी आर डूइंग ऑन द फ्रंट ऑफ डेटा, जो हम डेटा के रूप में या डेटा के फ्रंट पे करते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हमें सबसे पहली चीज जो देखनी है वो ये है कि हमारा स्टेटस को क्या है, हम अभी कहां खड़े हैं, और हमें एक कंसोलिडेटेड कानून चाहिए। सबसे पहली चीज है कानून, सबसे पहली चीज है लॉ। क्योंकि आप हवा में ये नहीं बोल सकते ना कि डेटा प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो भाई? और अगर आप नहीं कर रहे हो तो क्या एक्शन ले सकते हैं आपके खिलाफ? कोई तो एक्शन आपके खिलाफ लेना पड़ेगा ना। वी हैव टू टेक अ सर्टेन एक्शन अगेंस्ट यू। व्हाट इज दैट एक्शन? ये देखना है। एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन का मतलब यह है कि डेटा को लेके हमारे देश में क्या क्या कानून आए, क्या क्या रूल्स आए, क्या क्या रेगुलेशंस आए, और वो किस तरीके से इतने सालों में, दशकों में इवॉल्व हुए, और अब हम कहां खड़े हैं, वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ। सो ये मूवमेंट, मुहिम जो है 2012 में शुरू हुई, तब जस्टिस AP शाह कमेटी की रिपोर्ट आई। प्रिवेसी पे रिपोर्ट थी क्योंकि डेटा इज प्राइवेट। 2017 में, जैसा मैंने आपको बताया, पुट्टुस्वामी जजमेंट आया, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट था राइट टू प्रिवेसी को लेके, जिसको आर्टिकल 21 का पार्ट इंटरप्रेट किया गया। 2018 में कृष्णन कमेटी की रिपोर्ट आई, जिन्होंने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को रेकमेंड करा कि यह चीज होनी चाहिए। द गवर्नमेंट मेड रिविजन्स टू दिस ड्राफ्ट एंड इंट्रोड्यूस्ड दिस इन 2019। ये चीज इंट्रोड्यूस हो भी गई थी, PDP बिल, ये चीज हुई थी। उसके बाद पैंडेमिक आ गया, जब इस बिल को JPC, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, को दिया गया। दिस वाज गिवन, और JPC ने अपनी रिपोर्ट दी 2 साल बाद, दिसंबर 2021, यानी कि 1 साल पहले। और अब जो है, आप ये मान के चले कि ये जो है अब इंप्लीमेंट होने वाला है इस बजट सेशन में। जो JPC की रिकमेंडेशन थी, उनको अब्सॉर्ब करते हुए, समझते हुए, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए बिल में, इस बिल को प्रस्तुत किया जाएगा। तो टाइमलाइन काफी लंबी हो गई। 2012 में रिकमेंडेशंस आए और तब से लेके 2023 आ गया है, बट देर आए दुरुस्त आए, हमने इस चीज को इंप्लीमेंट किया है। वी हैव इंप्लीमेंटेड इट एंड वी आर अबाउट टू इंट्रोड्यूस इट। इट वुड बी ओपन फॉर एवरीवन टू सी। फिर वो कमिटीज को होगा, जैसे लॉ मेकिंग प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से चीज चलेगी। तो जो टेबल आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो फ्लो चार्ट आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एंड टू एंड जो फ्लो चार्ट है, ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट ये दर्शाता है कि हमारे पास क्या क्या चीजें ऑलरेडी है देश में, और उनमें हमने किस तरीके से बढ़ोतरी करी, या हाउ डिड वी प्रोग्रेस। टाइमलाइन पूरी दी है अक्टूबर 2012 से अगस्त 2022 तक, जो कि पिछले साल 6 महीने पहले तक की प्रोग्रेस थी, क्योंकि अगस्त इज द मॉनसून सेशन, तब ये चल रहा था, इस पे फिर तब भी चर्चा हुई थी। तो ये पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेशन की तरफ से। तो आप इसको जरूर रिवाइज कर सकते हैं। PDF डाउनलोडेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल। तो जो बिल प्रस्तुत होने वाला है, या जो बिल प्रस्तुत हुआ था, उस बिल में क्या चीजें मिसिंग है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका ख्याल नहीं रखा गया है, व्हाट हैव वी नॉट टेकन केयर ऑफ
लेट्स हैव अ लुक, आइए देखते हैं। तो पहली चीज जो नहीं देखी गई है या जो जो चीज दिक्कत करेगी वो है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट, अब वो बोलेंगे कि भाई हमने तो आपसे पूछ के ही आपका डेटा लिया है, याद आ रहा है आई एग्री। अगर हमने आई एग्री दबा दिया और उसके बाद हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऐप आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेगी, फेसबुक से लिंक करेगी, ईमेल आईडी ले लेगी और ये सब चीजें कर लेगी, तो वो तो हमारी मर्जी से ही हुआ है ना, आई एग्री। लेकिन उसमें चालाकी क्या है या उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत यह है कि आई एग्री आपसे शुरुआत में करवा लिया, अब आई डिसएग्री करने का ऑप्शन कब आता है? अगर मैं ये चाहता हूं कि अब आप मेरा डेटा भूल जाइए, क्या भूल जाओगे? क्या आप डिलीट करोगे? आप नहीं करोगे, यू वुड नॉट डिलीट। तो कॉन्सेंट आप शुरू शुरू में मान लेते हो, शुरू में आपने कॉन्सेंट मांग लिया, अब वो कॉन्सेंट जो है अब हमें उससे बैकआउट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? उस चीज को लेकर यहां पे किसी भी तरीके से कोई भी रेमेडी नहीं है कि हमारे पास क्या रेमेडी है अगर हमें उससे बैकआउट करना है। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो ये चीज है, फॉलोड बाय दैट चॉइस। चॉइस होनी चाहिए कि मुझे कहां पे अपना डेटा देना है और कहां पे डेटा नहीं देना है। यह चीज काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक जगह ही डेटा देना है या हमें डेटा इतना ही देना है लेकिन उससे ज्यादा डेटा हमसे मांगा जाता है, तो यह चीज प्रॉब्लमैटिक है। इसमें कंपनीज को या ऐप बिल्डर्स के ऊपर रेगुलेशन सरकार को ही लगाना पड़ेगा, कानून के तहत ही यह चीज हो सकती है। फिर आती है चीज डेटा फिड्यूशरी और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहां पे चीजें इंक्लूड करी जाती हैं, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी और डेटा फिड्यूशरी। डीपीए, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी और डेटा फिड्यूशरी, अगर दो चीजों की बात करी जाए तो ये वो अथॉरिटी है कि इस अथॉरिटी के पास ग्रीवेंस रिड्रेसल है या नहीं है। भाई मुझे कहीं जाके कंप्लेंट करनी है, मैं कहां जाके करूं? वेयर डू आई गो एंड कंप्लेंट? आप समझ पा रहे हैं क्या दिक्कत है? ये एक बहुत मैसिव दिक्कत है, बड़ी मेजर दिक्कत है। हम कैसे जाके कंप्लेंट करें, कैसे जाके आपको बताएं कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, या जो चीज जिसने मेरे साथ कुछ करा है वो गलत है, मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करना चाहता हूं। तो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का रोल क्लियर नहीं है और वो जानबूझ के ग्रे एरिया में रखा गया कि भाई क्या अगर आपने क्लैरिटी रख दी तो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास करोड़ों कंप्लेंट्स आ जाएंगी। वो ये नहीं चाहते, इसलिए रोल ही क्लैरिफाई नहीं करा। करना चाहिए, नहीं तो आपका लॉ इनकम्प्लीट है। फिर आती है सिक्योरिटी मेजर्स, जो कि बहुत जरूरी है कि अगर मैं चाहता हूं मेरा डेटा सिक्योर हो या मुझे इस बात की तसल्ली हो कि डेटा सिक्योर है, तो सिक्योरिटी मेजर्स है क्या? व्हाट आर द सिक्योरिटी मेजर्स? ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बिल का प्रेजेंट फॉर्म में क्रिटिसिज्म है कि आपने इस बिल को किस तरीके से बनाया है, हाउ हैव यू मेड दिस बिल which has so many shortcomings. So the first is privacy. वो ये कहते हैं कि आपकी मर्जी से ये काम किया, इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द डेटा कलेक्शन वो आपसे आई एग्री पे क्लिक करवा लेते हैं, तो आपके पास अथॉरिटी खत्म हो जाती है कि शुरू में आपने डेटा दे दिया, एंड तक जाके आपकी अथॉरिटी खत्म। गिविंग पावर्स टू द डेटा फिड्यूशरीज टू प्रोसेस द डेटा एज दे विश। अब हमने बोल दिया, अब आपके मन में जो आ रहा है आप कर रहे हो। तो ये प्रिवेसी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस इन कंट्री लाइक इंडिया वेयर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको अकल ही नहीं है, वो आई एग्री पे दबा देंगे। दे आर नॉट एजुकेटेड, सोशो इकोनॉमिकली दे आर बैकवर्ड। तो आप उनको इस चीज की नॉलेज की रिलेवेंस कैसे वो करवाओगे? अरे आप गरीब लोगों को छोड़ो, पढ़े लिखे लोग, हम जैसे लोग कितनी बार पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। So research has shown that most of the users often accept terms and conditions and indiscriminately click I agree to the extremely lengthy, very long and complicated text of the consent agreement. अब वो भूलने का क्या प्रोविजन है हमें पता नहीं। Concept of choice and privacy, we don't know. We don't know the concept of choice. We don't have a choice. That is the problem. और वो इसलिए नहीं है क्योंकि शुरू में आपसे एक्सेप्टेंस ले ली, अब उसके बाद जो उनका मन में आएगा वो करेंगे। इस वजह से डेटा, चलिए ये ठीक है, ये दिक्कत है। अगर ये दिक्कत है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कहां है? कहां जाके अपना दुख दर्द बांटोगे? तो उसके लिए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास वो होनी चाहिए, वो भी नहीं है।
So DBB मतलब Data Protection Bill 21 does not specify whether the data principal has a right to file a direct complaint to the Data Protection Authority. क्या डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपके पास अथॉरिटी है? कर सकते हो? कर ही नहीं सकते हो. It can only be done through the data fiduciary and will reach the DPA only when the complaint is not resolved. हम डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते. We can't go. हम किसी को कंप्लेंट करेंगे, वो आगे कंप्लेंट फॉरवर्ड करेंगे, वहां एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वो वापस आएंगे. तो इट्स एन एक्सट्रीमली लेंथी प्रोसेस. एंड द लास्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी को लेके जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो क्या है? सो यहां पे बात करी जाती है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड कंडक्टिंग डेटा प्रोटेक्शन ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट audits, but only for significant data fiduciaries and thereby leaving out a proportion of stakeholders on the issue of accountability. जो स्टेक होल्डर्स है उनका इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से जो है यहां पर अप्लाई करता है, दिस इज समथिंग व्हिच इज सपोज्ड टू बी सीन. दीज बिल्स डू नॉट स्पेसिफाई एनी पीरियड फॉर ब्रीच नोटिफिकेशन. कोई टाइम पीरियड नहीं है. देखिए ब्रीच तो आपको पता नहीं कब हो सकता है, ब्रीच कभी भी हो सकता है, लेकिन आपको उसका सिक्योरिटी मेजर बनाना पड़ेगा. वो सिक्योरिटी मेजर है क्या? व्हाट इज दैट सिक्योरिटी मेजर? डू वी नो अबाउट दैट? वी डोंट नो अबाउट दैट. दैट इज द प्रॉब्लम. तो ये सारी शॉर्टकमिंग्स है इस बिल की. तो जैसी हमने शॉर्टकमिंग्स देखी, उन शॉर्टकमिंग्स के बेसिस पे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका निकालना पड़ेगा. सो हाउ डू वी स्ट्रेंथन द लेजिस्लेशन? तो जो लेजिस्लेशन है, जो लेजिस्लेशन बना है, उस लॉ को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए? हाउ कैन द लॉ बिकम स्ट्रॉन्ग? दिस इज व्हाट वी हैव टू रियलाइज. ये चीज रियलाइज करनी है. लॉ के स्ट्रेंथ के लिए वी हैव टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट विद चॉइस. तो हमने ये देखा कि कॉन्सेंट तो आपके पास है, मतलब कॉन्सेंट तो आप लेते हो, आप मुझसे पूछ के मेरा डेटा ले रहे हो, मान लिया, लेकिन आप मुझे चॉइस दो दैट यू विल फॉरगेट व्हेन आई वांट यू टू फॉरगेट, यू विल डिलीट व्हेन आई वांट यू टू डिलीट. दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी गिवन टू मी. यू हैव टू गिव दैट पावर टू मी. आपको मुझे वो पावर देनी पड़ेगी. उसके बाद इंपॉर्टेंस इज इंटीग्रेशन. आप अपने डोमेस्टिक लॉ को, जो कानून हम हिंदुस्तान में बना रहे हैं, आप उसे इंटीग्रेट करें ग्लोबल लॉस के साथ, ग्लोबल रूल्स के साथ, ग्लोबल पॉलिसीज के साथ. इट इज हाईली इंपॉर्टेंट. तो यहां पे बात हो रही है हार्मोनाइजेशन की. तो डेटा इंटीग्रेशन मतलब आप उसे हार्मोनाइज करो, आप उसे इकट्ठा करो, आप उसे लेकर आओ, आप उसे सारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाओ. जहां पे हो रहा है दूसरे देशों में, जो भी काम हो रहा है और जो अच्छी प्रैक्टिस है वो सब हार्मोनाइज करिए, ताकि आप सिंक में हो कि जो ग्लोबली हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी हो रहा है. हाईली इंपॉर्टेंट. एंड लास्टली, सिक्योरिटी मैकेनिज्म हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. यदि सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कितना ही अच्छा लॉ क्यों ना बना ले, कोई फायदा नहीं है. तो सिक्योरिटी में दो एंगल्स है. पहला तो ये कि डेटा ब्रीच ना हो. देयर शुड नो वन शुड बी एबल टू ब्रीच द डेटा दैट यू आर राइटिंग और यू हैव द एक्सेस टू और यू हैव स्टोर्ड. सेकेंडली, इफ द डेटा इज ब्रीच्ड, व्हाट इज द रेमेडी? इसकी रेमेडी क्या है? कंप्लेंट कैसे होगी? हाउ डू यू ब्रिंग दोस कल्प्रिट्स टू बुक? क्या आप उनको पकड़ पाओगे? क्या आप इतने सक्षम हो जहां पे आप हैकर्स से भी ऊपर सोच पा रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं जिसको इंप्लीमेंट करने से ये जो कानून है, जो डीपीडीपी बिल है, ये स्ट्रॉन्ग होगा. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. ये चीज करना जरूरी है. तो देखें इसे, हैव अ लुक एट दिस. इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, वेयर कंसेंट आप हर स्टेज पे लीजिए और आप चॉइस दीजिए उन्हें, लोगों को, यूजर्स को चॉइस दीजिए. द प्रोसेस शुड बी फ्री, इन्फॉर्म्ड, स्पेसिफिक, क्लियर एंड केपेबल ऑफ बीइंग विथड्रॉन. मतलब जब मुझे वापस खींचना हो तब मैं कर सकूं वो चीज. ये पावर आपको मुझे देनी पड़ेगी. Followed by that, to align and harmonize data protection according to the global standards. No conflicting or overriding clauses that can potentially confuse data fiduciaries with other people. तो आप बेसिकली इसे हार्मोनाइज करिए. एंड लास्टली, आप सिक्योरिटी को आप अच्छे से इंप्लीमेंट करें. डेटा सिक्योरिटी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर डेटा प्रिवेसी. हाईली इंपॉर्टेंट. डेटा सिक्योरिटी जो है वो एक प्री रिक्विजिट है फॉर डेटा प्रिवेसी. तो डेटा प्रिवेसी के लिए आपका प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट का मतलब ये है क्या रिक्वायरमेंट है. तो सिक्योरिटी, प्रिवेसी के लिए सिक्योरिटी चाहिए. सिक्योरिटी के लिए आपको
जब आपको सिक्योरिटी करनी है तो उसके लिए काफी सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। आपने उसके लिए क्या मेजर्स लिए, इसके बारे में बिल अभी साइलेंट है। सो इनकॉर्पोरेटिंग रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स, जैसा मैंने आपको बताया, प्रोसेसेस इंक्लूडिंग आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, कि आप आइडेंटिटी को एक्सेस कैसे कर रहे हो उसे मैनेज करें, या उसको आप और तरीके से फायर वॉलिंग से सिक्योर करें, फॉर रेगुलेटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्लस स्यूडोनोमाइजेशन। ये कई सारी चीजें, मतलब अलग अलग टर्म्स हैं, इतना आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बट जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं वो ये है कि इस चीज का इंप्लीमेंटेशन शुड बी प्रॉपर, क्योंकि यहां पे बात करी जा रही है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? व्हाट वी कैन कंक्लूड इज दैट डेटा इज रिगार्डेड एज द न्यू ऑयल। ये ध्यान रखें, एंड करेंसी। बहुत अच्छी लाइन है, आंसर राइटिंग में काम आएगी। ऑफ रीसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी विदाउट सिस्टम्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस कैन बी डिजास्टर्स टू द इकोनॉमी। ये चीज खतरनाक है अर्थव्यवस्था के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट लॉ, it is the end user, the citizen, who is at loss due to compromise in the data management. So it is the obligation of data fiduciaries to collect and process citizens data responsibly. तो इसके लिए आपका जो विजन है वो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि डेटा प्रोटेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन एक चीज है, उससे ज्यादा जरूरी चीज है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या करा, ये बताइए। इस बात पे ये सारी चर्चा हुई है। तो इस टॉपिक पे किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, इस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। तो आप देख सकते हैं, ये 2018 का सवाल है, PYQ 2018। राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इनमें से कौन सा आर्टिकल है? सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम क्वेश्चन है। क्यों आया था ये भी बता देता हूं। क्योंकि 2017 में जजमेंट आई थी, पुट्टुस्वामी जजमेंट, जो मैंने लेक्चर में 3-4 बार बोला है। Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? क्या चीज इंप्लाई करी जाती है? अब भाई ये तो सिंपल सा सवाल है, तो बता दो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल में आता है? इट कम्स अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में चीज आती है फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3। थोड़ा सा ऊपर हो गया है, प्लीज एक्सक्यूज, बट इट्स अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का पार्ट है। और इस पे जो मेंस का सवाल बनता है वो ये बनता है, आप देख सकते हैं, क्रिटिकली एनालाइज द प्रोविजंस ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बिल DPB इन सेफगार्डिंग द प्रिवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड अपहोल्डिंग द राइट टू प्रिवेसी ऑफ द सिटीजंस। आप सेफगार्ड करेंगे प्रिवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स को एंड अपहोल्डिंग द राइट टू प्रिवेसी ऑफ द सिटीजंस, कि प्रिवेसी ऑफ द सिटीजंस, उनका अधिकार क्या है, इस चीज को सेफगार्ड किया जाए। दिस हैज टू बी इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, ये ढंग से इंप्लीमेंट करना है। तो इसका आंसर लिख के आप बैक एंड टीम को भेज सकते हैं, वो आंसर्स इवैल्यूएट करके आपको वापस भेजेंगे। ये पहला आर्टिकल था EPW का, और दूसरा आर्टिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जैसे 1 नेशन 1 टैक्स है, 1 रैंक 1 पेंशन है, 1 नेशन एंड 1 अदर 1 राशन कार्ड स्कीम है, 1 नेशन और कई सारी चीजों की स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट हो रही है। उसी तरीके से 1 नेशन 1 हेल्थ एक स्कीम है कि एक देश और एक सेहत, यानी कि सेहतमंद देश। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1 हेल्थ इन इंडिया, 1 नेशन 1 हेल्थ। इसके बारे में चर्चा हो रही है। कॉन्सेप्ट कहां से आया है और भारत ने इसके लिए क्या किया है, ये सारे इनिशिएटिव्स इस टॉपिक पे जानेंगे कि क्या है। हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और हेल्थ की प्रॉब्लम एनवायरमेंट की वजह से ज्यादा है। इनग्रोन कम है, एनवायरमेंट प्रकृति की तरफ से या नेचर की तरफ से ज्यादा है। तो अ हेल्दी एनवायरमेंट एंड द हेल्दी बॉडी इज हाईली इंपॉर्टेंट, एंड बोथ दीज थिंग्स नीड टू कम इन सिंक विद ईच अदर। दैट इज व्हाट वाज रियलाइज्ड पोस्ट द पैंडेमिक, कि environmentally we have to be sustainable, we have to keep the environment healthy, and hence we would be able to be healthy, we would be healthy. Both are correlated. This was after the outbreak of COVID-19 and the pandemic and the lockdown and the loss of lives across the world. ये चीजें पता चली। तो इनको लेके जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं पूरी दुनिया भर में, जितनी भी संस्थाएं हैं, जो भी टॉप के नाम आप जानते हैं, उन सब ने एक बैठक बुलाकर इस चीज पे चर्चा करी कि किस तरीके से एक देश या एक यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम, सेहतमंद सिस्टम जो है वो कैसे बनाया जाए, उसकी स्थापना कैसे करी जाए। सो 1 हेल्थ 1 नेशन और 1 हेल्थ इन द एंटायर इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड। तो कैसे हुआ, कौन कौन सी संस्थाएं यहां पे थीं और कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, ये देखिए।
ये देख पा रहे हैं आप दैट वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन वाज लॉन्च्ड बाय द क्वाड्रीपार्टाइट। ये 4 संस्थाओं का नाम देखिए, चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये चारों संस्थाओं ने मिलके क्या किया है? वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन। इसको ध्यान रखें, प्लान ऑफ एक्शन इज वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन। इसके चलते भारत में पायलट बेसिस पे एक स्टेट उत्तराखंड में ये चीज ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके देखी जा चुकी है। उसके रिजल्ट्स क्या हैं ये थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वन हेल्थ लॉ का, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स हेल्थ इश्यूज, या हेल्थ इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, हाउ टू कीप इट इन सिंक विद द एनवायरमेंट, इट हैज टू कम विद द एनवायरमेंटल चैलेंजेस। क्योंकि आप जब तक एनवायरमेंट, प्रकृति, नेचर जिसमें हम रहते हैं, उसके जितने चैलेंजेस हैं, जब तक आप वो एड्रेस नहीं करोगे, हेल्थ इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे, हैज बिकम मोर प्रोमिनेंट इन रीसेंट ईयर्स। So One Health is an approach to recognize that the health of people is closely connected with the health of animal and health of environment. कि एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ सब कुछ उतना ही मैटर करता है। अगर जानवर सारे इन्फेक्टेड होंगे आपके आसपास तो इन्फेक्शन फैलेगा ही। कोविड कैसे फैला है भाई? इट इज अ जूनोटिक वायरस। जूनोटिक का मतलब है एनिमल टू ह्यूमंस, राइट? जूनोटिक का ये मतलब होता है। कोविड ऐसे ही फैला है, तुम्हारे जानवर इन्फेक्टेड है तो सारे फ्लू, स्वाइन फ्लू और ये जो फ्लूज है वो कैसे फैलते हैं? या आप बर्ड फ्लू, ये सब जानवरों से फैलते हैं। सो वी हैव टू कीप दिस इन चेक। तो ये जो प्लान है ये नया नहीं है। कहां से इवॉल्व हुआ था, कहां से हुआ था? देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 2004। क्या नारा, क्या टैगलाइन, क्या स्लोगन दिया गया था? वन वर्ल्ड वन हेल्थ, बिल्डिंग इंटरडिसिप्लिनरी ब्रिजेस इन हेल्थ इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो ये चीज देखी गई और इसका सिंपोजियम हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर सार्स। सार्स जो मिडिल ईस्ट में फैला था, सार्स जो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फैला था, इट वाज नॉट अ पैंडेमिक। ठीक है, वो पैंडेमिक पूरी दुनिया में नहीं फैला था, वो एक छोटे स्तर पे फैला था। तो द सिंपोजियम रिजल्टेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द 12 मैनहट्टन प्रिंसिपल्स, जो कि इसको ठीक से इंप्लीमेंट करवाना चाहते थे। तो हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट इज इंट्रिकेटली कनेक्टेड विद ईच अदर। और ये हमें पता लग गया। कैसे पता लगा? एग्जाम्पल आपके सामने है। जूनोटिक डिजीजेस लाइक रेबीज, वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन, क्यू फीवर, एंथ्रैक्स, ब्रूसेलोसिस, लाइम डिजीज, रिंगवर्म, एबोला, सार्स, ये सब जानवरों से फैलते हैं। सो ये जो इस वजह से वी हैव टू कीप दी एनिमल्स हेल्दी। जानवर हेल्दी होंगे तो ऑटोमेटिकली लोग भी हेल्दी होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। सो डिस्ट्रप्शंस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड हैबिटेट्स कैन प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर डिजीजेस टू पास टू एनिमल्स एंड पीपल। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस में हम डिसरप्शन करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। उसकी वजह से जो एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं। उसकी तरफ देखोगे तो आप आधे काम कर ही नहीं पाओगे। इतना एमिशन हो रहा है, इतना ये हो रहा है, इतना हम वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, जो कि इको सेंसिटिव, जो कि इट इज नॉट एट ऑल इको फ्रेंडली। हम जिस तरीके से वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो ये दिक्कतें हैं। दीज आर द प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो इन प्रॉब्लम्स को क्या, यही नीड है वन हेल्थ वन नेशन की, यही नीड है कि हमें सब कुछ सिंक में लेके इकट्ठे चलना पड़ेगा। उसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स आल्सो कैन बी इफेक्टिवली ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस एंड कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस व्हिच मे नॉट रिस्पॉन्ड टू अफोर्डेबल एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हो आप, मतलब आप साल भर एक दवाई खाते रहो, वो रेजिस्टेंट हो जाएगी, आपकी बॉडी पे असर ही नहीं होगा उसका। जैसे अब कोविड जो है वो रेजिस्टेंट हो गई बॉडी, ठीक है? तो कोविड के नए नए वेरिएंट्स से बॉडी अफेक्ट हो रही है। अब वेरिएंट्स कहां से आ रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल, अब जैसे ओमिक्रॉन वेरियस, अगर किसी को ओमिक्रॉन वायरस अगर किसी को लग गया, कोविड हो गया, तो वो रेजिस्टेंट हो गई बॉडी, सिम्टम्स नहीं दिखेंगे उसमें बहुत ज्यादा। मतलब 90% कोविड केसेस में सिम्टम्स दिखते ही नहीं है। One Health also encompasses the antimicrobial resistance and food safety. The proposed legal framework can so bring these other pressing issues in its ambit. और ये चीज है, इस वजह से वन हेल्थ वर्ल्ड की जरूरत है, जिसपे हम सबको ध्यान देना चाहिए। वन हेल्थ को लेकर क्या आज तक कोई मुहिम चली? क्या किसी ने कोई इनिशिएटिव लिया? क्या आपने कुछ करके दिखाया? ये चीज देखने वाली है। So when we talk about One Health, there have been initiatives which have been done at the international level, and it has been done by none other than International Health Research और Regulations Initiative, IHR, जो कि एक लीगली बाइंडिंग
इंस्ट्रूमेंट है और वो सारे WHO मेंबर्स को इनकैप्सुलेट करता है, यानी कि जितने लोग मेंबर्स हैं उन सबको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। So it's a legally binding instrument to protect global public health in attaining One Health objectives. 196 कंट्रीज हैं और 194 WHO के मेंबर स्टेट्स हैं। तो ये है क्या चीज? इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर टू स्ट्रेंथन अ कंट्रीज कोर कैपेसिटी। एक देश की कोर कैपेसिटी को कैसे स्ट्रेंथन करा जाए, उसके लिए जो फ्रेमवर्क है उसे कहा जाता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी, आपातकाल जो है अंतरराष्ट्रीय कंसर्न का, दोस प्रोबेबल एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट्स दैट माइट थ्रेटन ग्लोबल हेल्थ थ्रू द इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर डिजीज स्प्रेड होगी तो यहां पे देखने वाली बात है, जहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये चीज ऑलरेडी ग्लोबली इंप्लीमेंट हो चुकी है। प्रॉब्लम देखिए इंप्लीमेंटेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है फॉलो करने का। अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो या आप कैसे ट्रैक रख रहे हो कि 196 मेंबर देश उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आर यू एबल टू क्रिएट अ ट्रैक? अगर ट्रैक रख रहे होते तो ये कोविड जैसी सिचुएशन आती? कभी नहीं आती। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, तो और इस वजह से हम वी आर नॉट एबल टू लुक अहेड, हम आगे नहीं देख पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? वी आर नॉट एबल टू लुक अहेड। इसके साथ साथ हम देखते हैं इंडियन एफर्ट्स। क्या भारत ने कुछ करा है? बिल्कुल भारत ने इस पे जो है चीजें करी हैं। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया। इसमें क्या बताया गया कि आप वन हेल्थ अप्रोच को कैसे करो, मतलब वन हेल्थ अप्रोच करनी है तो हमें पता है इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड इन टर्म्स ऑफ एनिमल हेल्थ, डोमेस्टिक एनिमल्स एज वेल एज वाइल्ड लाइफ, जो कि वाइल्ड लाइफ में है, वाइल्ड में है, हेल्थ एंड द एनवायरमेंटल हेल्थ, सर्वेलेंस विद पब्लिक हेल्थ सिस्टम, इन दोनों को सिंक में लाएं। अब ये चीज इंप्लीमेंट करना, भाई देखिए, एक तो होता है कि आपने कागज पे लिख दिया, दूसरा है कि आपको इंप्लीमेंट करना। आप इंप्लीमेंट करोगे कैसे? इंसानों के तो डॉक्टर है नहीं हमारे पास, जानवरों के डॉक्टर और जानवरों के वो डॉक्टर जो वाइल्ड लाइफ में जाके ट्रीट करे, कैसे करोगे? दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो 2021 जो बजट आया था उसमें 200 करोड़ वो एयरमार्क फॉर सेटिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वन हेल्थ, जो कि किसके अंतर्गत आएगा? अंडर ICMR एंड ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च। जिस चीज की तरफ काम हो रहा है, ये टॉकिंग अबाउट दिस एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं जो आप देख पा रहे हैं कि इस चीज की तरफ एक मुहिम, एक एक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब देखिए उसमें चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो वन हेल्थ लॉ के क्या बेनिफिट्स हैं आप देख पा रहे हैं। पोटेंशियल थ्रेट, अब ये पैंडेमिक टाइप थ्रेट ये कम होगा। ये जो उल्टे सीधे और नए किस्म के घटिया घटिया वायरसेस आ रहे हैं अलग अलग जानवरों से, तो वो चीजें आप कम हो जाएंगी, तो पोटेंशियल थ्रेट्स आप कम कर पाओगे। You would be able to collaborate, coordinate and commit towards what? Relevant sectors to minimize the impact of these diseases on human health. Human health पे आप ये चीजों का impact कम करेंगे। Information on influenza viruses circulating in animals is crucial. ये चीज है, तो ये इसको first and third point should be linked. You have to save lives, highly important. भाई देखिए eventually हमने देखा कोविड में कितनी जानें चली गई। जब तक आप ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना पा रहे हो जिसकी वजह से जानें बचे, तो फायदा क्या है आपके इतने एफर्ट्स करने का? वी हैव टू सेव ह्यूमन लाइव्स। ह्यूमन लाइफ इस वजह से नहीं जानी चाहिए, जो प्रिवेंटेबल डेथ थी वो नहीं होनी चाहिए। दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। इंश्योर फूड सेफ्टी आपको इंश्योर करनी है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करनी है। ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट तो प्रोटेक्ट हो गई। यदि आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो इट वुड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, इट वुड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, व्हिच इज डेफिनेटली देयर। So looking at all these things, what can we conclude? That One Health as a standard is something which is impending. ये चीज होनी चाहिए, ये चीज जरूर होनी चाहिए और ये चीज जल्द से जल्द होनी चाहिए। और ये जो चीज है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक बार बजट एलोकेशन करने से नहीं होगा। दिस हैज टू हैपन कंटिन्यूअसली, इट इज अ रिपीटेड प्रोसेस। इट इज नॉट अ प्रोसेस विच इज अ वन टाइम प्रोसेस कि आज वन नेशन वन हेल्थ हो गया और आप आगे बढ़ गए, नहीं, वो रोज होगा। अब जानवर तो कभी भी बीमार पड़ सकता है, इंसान जैसे कभी भी पड़ सकता है, तो जानवरों को आप किस तरीके से इम्यूनाइज करोगे, कैसे ठीक करोगे, बहुत जरूरी है जानवर। तो ये हमारे EPW सीरीज के आर्टिकल्स से जो हमने डिस्कस करे। उसके सिवा मैं आपको ये बता दूं कि आप में से जितने भी फ्रेशर्स हैं, आपके लिए NCERT बैच और जितने 2023 अटेम्प्ट के एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए क्रैश कोर्स बैच जिसे SIP प्लस बोलते हैं,
सारे बैचेस लाइव है प्लेटफॉर्म पे। हमारे सारे बैचेस हैं, चाहे ऑप्शनल का बैच हो, चाहे जीएस फाउंडेशन का बैच हो, चाहे एनसीईआरटी बैच हो, चाहे एसआईपी बैच हो, सारे बैचेस अवेलेबल हैं। सारे बैचेस टॉप फैकल्टीज द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। आप जरूर हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब करें, और यदि आप कोड यूज करोगे तो कोड एक ही है, सांघी लाइव। इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, अप टू 40% डिस्काउंट आपको मिल सकता है कोर्सेज पे अगर आप कोड यूज करते हैं तो अलग अलग बैचेस पे अलग अलग डिस्काउंट्स है। एनसीईआरटी बैच सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए का अवेलेबल है। इसके ऊपर एसआईपी प्लस बैच आता है विच इज अवेलेबल फॉर 6000 रुपीज ओनली। अभी शुरू हुआ है बैच, इट हैज जस्ट स्टार्टेड येस्टरडे। तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं, और अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो आप कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 19,000 में अवेलेबल है। तो आपको ये पीडीएफ्स जो है ये मिलेंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल से। ये मेंस का क्वेश्चन है जो कि आपके वन नेशन वन हेल्थ से जुड़े हुए आर्टिकल के साथ है। तो डाउनलोड द पीडीएफ्स फ्रॉम दिस हैंडल आयुष सांघीज IAS Academy and stay connected with me on all the social media platforms. That would be all, guys. Thank you so much. Bye. Take care and all the best. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।